हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है और इसी में आज 30 दिसंबर का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें कि आपको सभी 40 प्रश्न करंट अफेयर, जीके, जीएस का यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 100% जेन्युइन प्रश्न है। और जो कोई भी आप लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं, अगर लग रहा होगा कोई गलत क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके उसका बताइएगा, मैं उसका सही आंसर बता दूंगा। ठीक है। यहाँ मेनली आप लोग को देखिए, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस वर्ग से है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम पूछा गया था। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख है, ये सब इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सारा का एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जानते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। तो पहला प्रश्न आज का था, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस वर्ग से थे? समाज सेवी, क्रांतिकारी, दार्शनिक या फिर अहिंसक नेता? तो यह एक क्रांतिकारी नेता थे। कैसे थे? यह एक क्रांतिकारी नेता थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता। और इसके बारे में अगर जानना चाहें तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जो है यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापना किसने किया था? तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। और इन्होंने 1925 के प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन, जो काकोरी कांड हुआ था, उस घटना का योजना भी इन्होंने ही बनाया था। इनका प्रसिद्ध नारा था एक, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा भी किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। और 1987 में 27 में इसको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इस पॉइंट को भी आपको कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका नेक्स्ट शिफ्ट में इसी टॉपिक से दूसरा पॉइंट कोई उठा करके दे दे, जैसे कि इसका नारा ही दे देगा इसके बारे में, तो इस तरह से दे सकता है। ठीक, और इसी तरह से दे ही रहा है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद भारत में योजना अवकाश, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लान हॉलीडे, लागू किया गया? तो योजना अवकाश जो लागू किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना जब असफल हो गई थी, तो उस समय आपका योजना अवकाश को लाया गया था। देखिए, एक्चुअली आपका जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चल रही थी। ठीक है, भारत की एक सबसे असफल योजना मानी जाती है इसको, क्योंकि ये सफल नहीं हो पाई थी। 1961 से 1966 के बीच नहीं चल पाई थी, जिस वजह से उसी समय जो है आपका 1966 से 69 तक 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश को लाया गया था। तो याद रखना है कि योजना अवकाश कब से कब तक चला था? 3 वर्षों के लिए, 1966 से 1969। ठीक है, कौन सी योजना असफल होने के बाद इसको लाया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने के कारण योजना अवकाश को लाया गया था। एक पॉइंट और है, उसी समय क्या हो रहा था? 1962 का भारत चीन युद्ध हो गया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, भीषण सूखा पड़ गया, जिस वजह से योजना सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, इस दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इसी समय जब भारत में हरित क्रांति का भी शुरुआत हुआ था। कब? योजना अवकाश के समय में। चलिए अगला आज का क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा था जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी? तो इसको सभी को आप लोग को पता होगा, इसका आंसर हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई की गई थी। 1921 में दयाराम साहनी नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने ही हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर हम बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, और अभी वर्तमान में जो है यह पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने 1922 में। तो याद रखना है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की, एक साल बाद रखाल दास बनर्जी ने। और जो है आपका मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है, और आपका हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के तट पर। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह था वह लोथल से मिला था। ठीक है ना, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 यह है, आया था कि अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? मीर बख्शी जो है वह कौन सा विभाग का प्रमुख होता था? तो जो सैन्य विभाग था, अकबर के शासनकाल में जो सैन्य विभाग के प्रमुख होता था, उसको ही मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, मीर बख्शी आपका सैन्य विभाग के प्रमुख होता था, ये याद रखना है।
मीर बख्शी सैन्य शासन का प्रमुख था और मनसबदारों को वेतन देने व घोड़ों को दागने की व्यवस्था देखता था। और अगर बात करें तो अकबर के काल में वित्त मंत्री को दीवान या वजीर कहा जाता था। वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान या वजीर कहा जाता था। दहसाला प्रणाली, जब्ती प्रथा टोडरमल द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली थी। तो राजा टोडरमल के द्वारा ही आपका क्या किया गया था? दहसाला प्रणाली या फिर जब्ती प्रथा का शुरुआत किया गया था, जो कि भू राजस्व प्रणाली थी एक। अकबर ने 1882 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया है? तो अकबर ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1582 में। इस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट को भी नोट डाउन करते जाना है, समझते जाना है, ताकि इस पॉइंट से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप सभी को पता होगा। ये आंसर इसका केरल हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण काली मिर्च, इलायची और लौंग के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश भी भारत ही है। केरल का कोझिकोड कालीकट में है। कोझिकोड वह स्थान है जहां 1498 वास्को डी गामा पहुंचा था। तो 1498 में वास्को डी गामा कहाँ आया था? केरल के कोझिकोड में आया था। ठीक है, और कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह में। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का चुनाव, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, राज्यपाल की नियुक्ति, संसद का गठन। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 75 का 3 जो है यह मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व को बताता है ना। इसके अंडर में, इस आर्टिकल के अंदर में आता है। इसके अनुसार पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात भी सही है, और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आर्टिकल 75 के 3 जो है इसके तहत ही मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे अगर बढ़ते हैं, और वही इसका आंसर होता है। आगे है इसका अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। यानी कि अनुच्छेद 74 के अंदर जो है राष्ट्रपति को सलाह, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है आर्टिकल 74 के तहत। आर्टिकल आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया था कि जो मंत्रिपरिषद में कुल जो संख्या होगा मंत्रियों की वो कितना होगा? लोकसभा में सीटों की जितनी संख्या है उसका 15% संख्या जो होगा आपका मंत्रियों की संख्या होगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे एक क्वेश्चन आया था कि रबी और खरीफ फसलों के बीच के छोटे मौसम में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो ये जायद फसल कहलाया जाएगा। ठीक है, जायद फसल मार्च से जून के बीच में उगाई जाती है, जिनमें पानी की अधिक मात्रा होती है। अगर और बात करें इसमें, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और चारा फसलें, ये सब जो है आपका जायद फसल है। खरीफ फसल की जो बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है, और धान, मक्का, कपास जो है ये खरीफ फसल में आती है। रबी फसल की बात करें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। गेहूं, सरसों, चना जो है ये रबी फसल के अंदर आता है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन था सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसके वर्तमान कार्य क्या है? इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा। यहाँ पर शायद ये पूछा गया था कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछा गया था कि इसका मुख्यालय का क्या है। तो दोनों यहाँ पर आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एक पॉइंट इसका आंसर क्या हो जाता है? मुंबई। एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। आगे बात करते हैं कार्य क्या है इसका। तो आपको सभी को पता होगा कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है ना। के संजय मूर्ति को दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार भारत का नया कैग नियुक्त किया गया है। तो न्यू कैग जो अभी बना है कौन है? संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, जो कि आपका नवंबर 2025 में इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका पुराना नाम क्या है?
तो आप सभी को पता होगा इसका स्थापना 1995 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई और इसका पुराना नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गेट, GATT, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना। गेट का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और अब बात करते हैं WTA की स्थापना, तो इसका 1 जनवरी 1995 को, जो कि यही इसका आंसर होता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यह क्या काम करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो रूस इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन सा देश तब शामिल है, तो 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स जो है आपका इसका हेडक्वार्टर है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम का ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में MS एक्सेल के भीतर फ्रीज पेन्स विकल्प का क्या उपयोग है? फ्रीज पेन्स जो विकल्प है आपका, जो कि MS एक्सेल के अंदर आता है कंप्यूटर में, इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग है टॉप रो या कॉलम को लॉक करना। क्या काम करता है? टॉप रो को या फिर कॉलम को लॉक करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किस वर्ष किया गया था? 2015 में, सभी को पता होगा, जब नरेंद्र मोदी का नया सरकार बना था तो उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर क्या किया था, योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था। इसका स्थापना नीति आयोग का कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? इंदिरा पॉइंट। और ये स्थित कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा, आप लोग, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। देखिए यहाँ पर इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक है। इससे पहले पिग्मलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट से पहले क्या नाम से जाना जाता था? पिग्मलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता। अभी इसको इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है नाम चेंज करके। 2004 की सुनामी में इसका काफ़ी हिस्सा जलमग्न हो गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो कैप कैमोरिन बोलते हैं, जिसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन था? 1991 में जब आर्थिक सुधार हुआ उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन था? काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाता मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं सारा आपको पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, पूरा पॉइंट बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप लोग को PDF में थोड़ा देख लीजिएगा। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने किस उपन्यास के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता? तो देखिए ये भी थोड़ा पुराना करंट अफेयर है, 2021 का दे दिया है कि डेमन गलगुट ने किस उपन्यास के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता। तो इसका उपन्यास था द प्रॉमिस, ठीक है। द प्रॉमिस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई युवा 2.0 योजना, युवा की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो आपका शिक्षा मंत्री के द्वारा एक योजना शुरू किया गया है युवा 2.0 योजना, और इसमें युवा की पूछा गया है, इस योजना में युवा की अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। युवा का फुल फॉर्म यहाँ पर कुछ दिया गया है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स योजना। 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए यह योजना लाया गया है, ठीक है। इसे PM युवा योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी, ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तल नगर का मुरादाबाद सिटी जो है, इसको ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, पॉइंट याद रखिएगा। अलीगढ़ को तालों के लिए प्रसिद्ध है और इसे ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कांच की चूड़ी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद, इसलिए इसको सुहाग नगरी भी कहते हैं। कन्नौज जो है कि इत्र के लिए यानी कि परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 18, 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024-25 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? तो पुरुष वर्ग का विजेता था आपका रेलवे। कौन था? रेलवे ने महाराष्ट्र को हरा करके पुरुष वर्ग का खिताब जीता था आपका खो खो चैंपियनशिप 2024-25 में। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो पुरी के उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल सदस्यता के 15% तक सीमित किया गया? तो देखिए, हम इसको जब एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे थे वहाँ भी हम बता चुके थे कि यह जो था 91वां संविधान संशोधन के तहत जो है मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वह लोकसभा के पदों की संख्या के 15% होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, है ना, आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के तहत तय किया गया कि केंद्र और राज्य में मंत्रियों की जो संख्या होगी और निचले सदन यानी कि लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये पॉइंट याद रखना है। दिल्ली विधानसभा के लिए यह सीमा सिर्फ 10% है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि एकमात्र विधानसभा है दिल्ली जहाँ पर यह सीमा 10% रखा गया है, बाद बाकी हर एक विधानसभा में 15%। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फुल फॉर्म आया था WWW। WWW का फुल फॉर्म क्या आता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपका इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। देखिए, कुछ फुल फॉर्म इसको याद रखिए जो कि अक्सर आते हैं, HTTP और HTML। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखना है। असम का सतरिया नृत्य किस धार्मिक आंदोलन से प्रेरित है? तो असम का सतारिया नृत्य जो है वह किस धार्मिक आंदोलन से प्रेरित है? तो यह हो जाएगा भक्ति आंदोलन। कौन सा? भक्ति आंदोलन। असम से भक्ति आंदोलन से प्रेरित है आपका असम का सतारिया नृत्य। सतारिया नृत्य एक्चुअली नृत्य की शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी के महान संत श्रीमद शंकर देव ने किया था। ठीक है, और यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य ये भी है। इसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन किस स्थिति में महंगाई दर कितनी होती है? हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में महंगाई दर कितनी होती है? तो यह महंगाई दर जो है 50% से अधिक प्रति माह हो जाती है, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, यह मुद्रास्फीति का सबसे भयावह रूप है जहां कीमतें बेतहाशा बढ़ती है और लोग मुद्रा पर विश्वास खो देते हैं। एक आता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन और एक है स्टैगफ्लेशन। ये सारा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं नोट कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और यह जो एक रॉलेट एक्ट आया था उसी के विरोध में यह हत्याकांड हुआ था और यह अमृतसर में हुआ था, आप सभी को पता होगा। ठीक है ना, किसने किया था? जनरल डायर ने। ठीक है, गोली चला दिया था जिसमें हजारों व्यक्ति इंडिया के मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो सब अभी जो है आपका हम पॉइंट नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट में बताए थे कि के संजय मूर्ति जो है आपका न्यू कैग नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? के संजय मूर्ति। पहले कौन थे? तो 2024 में ही थे आपका गिरीश चंद्र मूर्ति, जो कि इसके स्थान पर के संजय मूर्ति अभी आए हैं। कैग के बारे में कुछ जान लीजिए। कैग का जो पद है वह संविधान में किस आर्टिकल के तहत आता है? तो अनुच्छेद 148। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कैग किसका आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 148 148 के अंदर आता है। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होती है। जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किया गया था? क्रैस्कोग्राफ। क्रैस्कोग्राफ के द्वारा जो है आपका पौधों की वृद्धि को मापा जाता है और इसको जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इस यंत्र का
डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2025 में हर जिले में गौशाला बनाने का प्रस्ताव रखा? तो यह अभी रेखा गुप्ता अभी प्रेजेंट में वहाँ के मुख्यमंत्री है, और इन्होंने ही आपका हर जिले में जो है आपका गौशाला बनाने का प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस ब्रिटिश कालीन कानून का स्थान लिया? भारतीय न्याय संहिता ने किस ब्रिटिश कालीन कानून का स्थान लिया? तो यह जो हो जाएगा आपका भारतीय दंड संहिता IPC 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान को अभी ले लिया है किसने? भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की कमी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, आप सभी को पता ही होगा। जुलाई 2025 में न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अभी जो मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? आशुतोष कुमार। उन्हें असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ दिलाई थी, और मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वे पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि अभी गुवाहाटी का मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। भारत में वह कौन सा क्षेत्र है जहां निजी निवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है? तो निजी निवेश जो है पूरी तरह प्रतिबंधित है, वह परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में जो है निजी निवेश आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम खनन का भी निजी कंपनी ने आपका बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो उसका जो था आपका उपन्यास सूगीबेन नामक एक उपन्यास था, उसके लिए उसको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, क्या है? तो देखिए, मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़ने लगती है। ठीक है, जब बेरोजगारी भी बढ़ने लगी और महंगाई भी बढ़ने लगी, तो उस कंडीशन या स्थिति को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गेट का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है, गेट का मुख्यालय जेनेवा में है, और अभी जो है गेट का नाम बदल करके WTO कर दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2010 का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ था? तो भारत में कॉमनवेल्थ गेम 2010 का आयोजन हुआ था, और भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। करवे समिति 1955 का मुख्य सुझाव क्या था? तो करवे समिति का जो मुख्य सुझाव था वह था आपका ग्रामीण और लघु उद्योग का विकास करना। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इंटरनेट को क्या कहा गया है? तो कंप्यूटर की भाषा में इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा गया है। क्या? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, सूचना की राजपथ। ये पॉइंट वहाँ पर दिया गया था ऑप्शन में, और वही इसका आंसर भी होता है। IP एड्रेस जो होता है इंटरनेट पर हर डिवाइस की एक विशिष्ट पहचान होती है। URL काफ़ी बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि वेबसाइट का पता लगाने का काम करता है। राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने किसका स्थान लिया? तो अभी राजस्थान में एक नए राज्य निर्वाचन आयुक्त आए हैं, जो कि राजेश्वर सिंह के स्थान पर आए हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका मधुकर गुप्ता। क्या है? मधुकर गुप्ता, याद रखिएगा। आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आयात जो है आपका प्रतिस्थापन का मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है डायलॉग इंडिया स्टडी। डायलॉग इंडिया स्टडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में डायलॉग इंडिया स्टडी का आयोजन
किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है, नाटो किस प्रकार का संगठन है? तो नाटो एक आपका सैन्य संगठन है। कैसा है? नाटो एक सैन्य संगठन है। नाटो के बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यह एक संधि आधारित सैन्य संगठन है। यदि इसके एक सदस्य पर हमला होता है तो वह सभी पर हमला माना जाता है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया था और अभी हाल ही में फिनलैंड और आपका स्वीडन भी आपका इसका सदस्य बना है। ठीक है, तो ये आज के आपका दिल्ली पुलिस के अंदर जो पहला शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसका 40 क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर गलत लग रहा हो तो उसका कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के साथ।